जो 2024 जनवरी में जो है पूछा गया था। प्रीवियस पेपर हम लगातार आपके लिए उर्दू भी और हिंदी भी लेकर के आ रहे हैं। जो लोग नहीं देखे हैं प्रीवियस पेपर, जो पिछले एमन एकेडमी के प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर के देख लीजिएगा। तो हम इस शेर के साथ आज की ये क्लास शुरू करते हैं। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी तो देख मैं क्या चाहता हूँ। इस शेर का मीनिंग जो है ना, हम क्लास के लास्ट में बताएंगे। तो चलिए हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं, जो पेडागोजी के प्रश्न है। हिंदी के ऐसे ही प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जो है नीचे आपके सब्सक्राइब का बटन है, उस सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो भी क्लासेस लेकर के आए तो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज का फर्स्ट प्रश्न आपके लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? जिसे हम हिंदी उर्दू में कहेंगे इस्लाही तदरीस। उर्दू में क्या कहेंगे? इस्लाही तदरीस। अब इस्लाही तदरीस, जिस तदरीस से अध्यापक का भी और बच्चों की दोनों की इस्लाह हो, उसको क्या कहते हैं? इस्लाही तदरीस कहते हैं। उसी को हम हिंदी में कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। तो हम समझ के अगर पढ़ेंगे ना, तो हम आसानी से जो है किस पर पहुंच सकते हैं? सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे इसका। उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे गलत हो जाएगा वो भी बताऊंगा मैं। शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने और सुधार लाने की जरूरत है। ये देखिए, ये सही हो सकता है। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। अधिक अंक जहां पे आएगा तो ये जरूरी नहीं ना है हमें सिर्फ अंक के लिए हम पढ़ें, ये तो कट ही जाएगा, ये दोनों कट ही गया। उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जहां कुछ आ जाए, हम भाषा सीख रहे हैं और सिर्फ कुछ सीखें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ये भी 4 भी कट जाएगा। 1 कट गया, 3 कट गया, 4 कट गया, तो बचा कौन? 2। तो ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 106 का सही जवाब 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 107 पर चलेंगे। आप लोग भी हमारे साथ नीचे प्रश्न के जो है सारे प्रश्न के उत्तर देते जाइएगा, ताकि आप हमसे पहले जो है सारे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, तो पता चलेगा कि आप जो है कितना नंबर गेन कर पा रहे हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर 107 देखेंगे। कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर में तमिलनाडु में मदुरी जाती है। कहा? तमिलनाडु के मदुरी जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। और जो देखिए, वो पंजाब से कहाँ चली गई है? तमिलनाडु चली गई। पंजाब में थी, वहां से तमिलनाडु चली गई। कहाँ चली गई? मदुरई। कहाँ चली गई? वह मातृभाषा के कारण पंजाबी भी जानती है। पंजाब की थी, तमिलनाडु में रही और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। तो कौन कौन भाषा जानती है? वो पंजाबी जान रही है, तमिल भी जान रही है और कौन? अंग्रेजी भी जान रही है। उसे अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। पड़ोसियों की मदद से क्या सीखा? तमिल पढ़ना और बोलना सीख लिया। पंजाबी में तो उसका जन्म ही हुआ, तो इसलिए उसको पंजाबी आती है। उसके द्वारा ज्ञान की गई भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके अनुसार हमें इन ऑप्शन में चुनना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखेंगे, तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। ये कैसे? ये भी कट जाएगा। क्यों? कि उनके अर्जन किए हुए भाषा कौन है? अर्जन किया हुआ भाषा उनका कुछ है, कौन कौन है? अर्जन क्या हुआ? पंजाबी, क्योंकि वो पंजाब में पैदा हुई तो वहां के माहौल से उन्होंने पंजाबी सीख लिया, तो वो अर्जन है। क्योंकि अधिगम और अर्जन में यही फर्क है कि अधिगम जो हम बाजाबता क्लासरूम में जाकर के जो चीजें सीखते हैं, हम उसको अधिगम कहते हैं। लेकिन हम जो चीजें समाज में रह करके सीखते हैं, हम उसको अर्जन कहते हैं। तो यही अधिगम और अर्जन में डिफरेंस है मेरे दोस्तों। तो तब तमिल और भाषा अर्जन है। तमिल यकीनन अर्जन है क्योंकि वो पड़ोसियों से सीखा है। और अंग्रेज और क्या क्या है कि अंग्रेजी तथा पंजाबी अधिगम है। तो गलत हो जाएगा ना, ये ऑप्शन कट जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर 2 पे देखेंगे। सभी 3 भाषाएं पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। सभी 3 भाषाएं पंजाबी, तमिल, अंग्रेजी, ये तीनों भाषा अधिगम के अंतर। बताया ना कि अधिगम और अंतर में क्या फर्क है? अधिगम जो हम क्लासरूम में सीखते हैं, अर्जन जो हम क्लासरूम के बाहर सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर से ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंदर। ये भी ऑप्शन कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? कि अंग्रेजी तो भाषा उसका अधिगम है ना,
और बाकी पंजाबी और तमिल उसका क्या है, अर्जन है। तो इसलिए ये तीनों, जब तीनों ऑप्शन कट जाएगा तो बचा कौन, देखिए पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है, सही है कि पड़ोस से और अपने माँ बाप से और अपने माहौल से इन्होंने पंजाबी और तमिल सीखी है। लेकिन अंग्रेजी भाषा कैसे उन्होंने अधिगम के जरिए क्लासरूम में उन्होंने अंग्रेजी भाषा सीखा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर इस तरह की वीडियोस चाहिए आपको तो आप जो है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस लेकर के आते रहें। चलिए ऑप्शन सवाल नंबर हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 108 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। विस्तृत, व्हाट इज विस्तृत? विस्तृत को हम उर्दू में कहेंगे वसी मुताला। वसी मुताला उर्दू में इसको कहेंगे, विस्तृत को क्या कहेंगे, वसी मुताला। तो वही है वसी मुताला। निम्नलिखित में कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है, यानी वसी मुताले का मकसद नहीं है। तो सही से समझेंगे, बहिर्वेशन, बहिर्वेशन के लिए पठन। ये बहिर्वेशन क्या है, बहिर्वेशन को हम अच्छी तरीके से जान लेते हैं। बहिर्वेशन का मतलब हुआ खारजी मवाद, बहिर्वेशन, इसको इंग्लिश में एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं और उर्दू में कहते हैं बहिर्वेशन को खारजी मवाद के लिए पठन। तो क्या है कि कौन सा, यानी निम्नलिखित में तो कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य यानी वसी मुताले का मकसद नहीं है। तो क्या बहिर्वेशन खारजी मवाद के लिए, व्याकरण अधिगम के लिए इसका तो है मकसद, यानी आनंद के लिए पठन करते हैं इसका भी मतलब मकसद है, सराहना बोध के लिए पठन करते हैं, ये तीनों मकसद है। यानी विस्तृत वसी मुताले का मकसद क्या क्या, ये तीनों मकसद है। वसी मुताले का ये बहिर्वेशन मकसद नहीं है। बहिर्वेशन हम बोले ना खारजी मवाद जिसको कहते हैं, इसी को, और खारजी मवाद यानी बाहरी कंटेंट है जिसको हम कह ले, उसकी जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। 108 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। नहीं और हाँ देखेंगे मेरे दोस्तों, जहां पे हाँ और नहीं सवाल पर अगर गौर नहीं किए तो हम जो है गलत ऑप्शन, गलत टिक लगा करके चले आएंगे। इसलिए नहीं और हाँ सवाल में देखना हमें अच्छी तरीके से जरूरी है। चलिए प्रश्न नंबर 109 देखेंगे। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे। देखिए सवाल क्या है 109 में कि शिक्षण विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं एक साथ क्या करते हैं, मिल करके करते हैं, अधिगम समूह का गठन करते हैं। कुछ सीखने के लिए चारों एक एक समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर, पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को कहेंगे पारस्परिक पठन कहेंगे या व्याकरण अनुवाद विधि कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, पारस्परिक शिक्षण। ये पारस्परिक शिक्षण कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, पारस्परिक। हम आपको सब बताएंगे ये पारस्परिक क्या है, संरचनात्मक उपागम क्या है, मॉडल क्या है, व्याकरण क्या है। पहले हम इसको अच्छी तरीके से समझ लें। ये पारस्परिक का मतलब होता है बाह्मी। पारस्परिक को क्या कहते हैं हम, बाह्मी। पारस्परिक क्या हुआ आपको, बाह्मी स्टडी जिसको हम कह लें, उसी को पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। चलिए हम समझ जाते हैं कि पारस्परिक का मतलब हुआ मुकम्मल तौर पर, कुल्ली तौर पर जो हम सीखते हैं उसी को पारस्परिक शिक्षण कहा जाता है। और संरचनात्मक उपागम वो हुआ जो हम क्लासरूम में रह करके तरह तरह से जो एक्टिविटी करके जो हम संरचना करते हैं, कोई चीज बनाते हैं, किसी चीज का हमने, तो उसको हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक उपागम। मॉडल पाठन जो हमारे क्लासरूम के लिए मॉडल बना दिया गया है वो मॉडल पाठन कहलाएगा। व्याकरण अनुवाद विधि यानी किसी व्याकरण के द्वारा जो है किसी ट्रांसलेट करना, उसी को हम कहते हैं जो है व्याकरण अनुवाद विधि। तो ये तीनों हम समझ गए। तो इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हम प्रश्न 110 पे चलेंगे। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल, BICS। BICS का मतलब होता है, B का मतलब हुआ बेसिक, I का मतलब हुआ इंटरपर्सनल, I का मतलब हुआ
इंटरपर्सनल, सी का मतलब हुआ कम्युनिकेशन, सी का मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन, और उसके मतलब आपका एस का मतलब हो गया स्किल। तो बी आई सी का मतलब हो गया बिस्क, बिक्स का मतलब हो गया आपको बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। तो समझ गए, ये है इसका मतलब क्या। अब इसी को हम कहेंगे यहां पर बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल। इसी को हम जो है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल को हम बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल कहते हैं। अब ये क्या, वो भाषा क्या जिसका प्रयोग हम दिन पर दिन, यही है बुनियादी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यही है ये बुनियादी अंतर व्यक्ति संप्रेषण कौशल। इसका तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तो अब संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, अंतर व्यक्ति भाषा निपुणता, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता। निपुणता जहां भी आएगा तो कठिन हो जाएगा दो। अब बचा ये दो में, तो ये जो है आपको 20 का जो है 20 का सही हो जाएगा ऑप्शन, तो ये भी तीनों कट जाएगा। चलिए, हम प्रश्न नंबर 111 पर जाए। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे। सरसरी तौर पर पठन, बारीक से पठन, अध्ययन कौशल, समालोचनात्मक चिंतन। तो ये क्या हो जाएगा, आपको एक शिक्षा दी, यानी जब कोई बच्चा जो है कोई समाचार पत्र कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा और उसमें से कोई एक चीज को वो ढूंढने की कोशिश कर रहा, तो वो क्या होगा कि किसी भी चीज को ढूंढने के लिए हम सरसरी पढ़ेंगे तो मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, तो ये कट जाएगा। अध्ययन कौशल यानी हम वहां पे क्लासरूम की तरह पढ़ेंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो समालोचनात्मक चिंतन, वहां उसको पेपर को सामने रख करके चिंतन करते रहेंगे तो मिलेगा नहीं, तो मिलेगा कैसे, वो बारीक पठन से मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 112 प्रश्न पर चलेंगे। मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ है वो विचार पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। ठीक है, क्या कहती है कि एक अध्यापक क्या करता है कि अपने बच्चों को कुछ सामग्री दे देता है और कहानी पठन के लिए देता है और कहता है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इसमें जो है क्या करो, तुम फैसला करो। तो फैसला करो तो क्या हो गया ये, इसको देखेंगे समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक भाषा विकास, उच्च स्तरीय भाषा कौशल, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। तो इसका ऑप्शन देखें। अच्छा, ये समालोचनात्मक क्या है, इसको हम अच्छी तरीके से थोड़ा सा समझ लेंगे। समालोचनात्मक साक्षरता हो गया तनकीदी, जिसको उर्दू में हम कहेंगे तनकीदी खानदगी, और उसको इंग्लिश में कहेंगे क्रिटिकल लिटरेसी, क्रिटिकल लिटरेसी स्किल इसको कहते हैं हम। तो क्या है समालोचनात्मक, समालोचनात्मक शिक्षण तो हम तनकीदी खानदगी, अगर बच्चा कोई भी चीज हम कोई कहानी दे दिया, उसके न्याय और सत्ता के बारे में हम अगर उसको डिसाइड करने कहते हैं तो वो समालोचनात्मक अध्ययन कहलाता है। समालोचनात्मक अध्ययन का मतलब ये हुआ कि तनकीदी खानदगी का मतलब ये हुआ कि कोई भी कहानी में वो कहानी लिखने वाला क्यों लिखा और उसके लिखने का सबब क्या है और कहना क्या चाह रहा है। ये सारी चीजों को जब बच्चा उसके माबैन फर्क कर लेता है तो वही क्या कहलाता है, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल कहलाता है। समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, उसको हम उर्दू में कहते हैं तनकीदी खानदगी, और उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल लिटरेसी स्किल, क्रिटिकल लिटरेसी स्किल। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हम इतनी बातें समझ गए, ऑप्शन नंबर 4 इसका 112 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन नंबर 113 देखेंगे हम। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। तो व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, भाषा और उसकी संस्कृति को जानना, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, व्याकरण से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, व्याकरणिक तत्वों के, ये व्याकरणिक
व्याकरणिक तत्वों को जानकर हम क्या करेंगे, हमको क्या कहता है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या, प्रक्रियात्मक ज्ञान आपसे पूछ रहा है, तो व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना ये भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन ये भी कट जाएगा। भाषा और उसकी संस्कृति को जानना, इसका ऑप्शन ये भी कट जाएगा। तो इसका सही प्रश्न क्या, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह जानना है कि व्यवहारिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। यानी हम व्याकरण अधिगम कर रहे हैं और वो सीखने के बाद हम जो है किसी चैप्टर को, किसी लेसन को पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के बाद हमें ये ज्ञान होता है कि उसमें कौन कौन सा जो है, जैसे हम उर्दू के एक लाइन उठाए और उसको हम पढ़ लिए, उसमें कितने फेल हैं, कितने अस्मा हैं, कौन वाहिद है, कौन जमा है, ये सारी चीजों को जान लेना, यही क्या कहलाता है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही जवाब हो गया, आपको ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी चीजें हम समझ गए। क्लासेस आपको अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों तो लाइक भी कीजिएगा, और जो है अगर आप चाहते हैं कि डेली क्लासेस में इस तरह के लाते रहूं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए जब भी इस तरह के क्लासेस अपलोड करूं तो वह आप तक आसानी से पहुंचे। हम ऑप्शन नंबर 114 पे चले, क्वेश्चन नंबर 114 पे, तिर भाषा सूत्र के, तिर भाषा सूत्र जिसको हम उर्दू में कहते हैं सेहलसानी, और जो है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इंग्लिश में कहते हैं। तो त्रिभूषा के सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा, स्थानीय भाषा, प्रथम भाषा के रूप में। इससे पहले बताया त्रिभूषा सूत्र जैसे थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जैसे सेहलसानी कलन, एक हुआ आपकी मादरी भाषा, एक क्या हो जाएगा आपका जो है मादरी भाषा, जिसे हम मातृत्व भाषा कह लें या मादरी जबान कह लें उर्दू में, हिंदी में मातृत्व भाषा कह लें। और उसी तरह हम उसको जो है, एक हुआ घर का भाषा और यानी आस पड़ोस का भाषा, और एक हो गया आपको जो है जो हम अधिगम करते हैं राज्य का भाषा या राज्य से बाहर का भाषा। देखेंगे हम अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय प्रथम भाषा के रूप में, और मातृभाषा घर की भाषा के प्रथम के रूप में, और मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा आपको। और ये देखिए मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा के प्रथम के रूप में। एक मातृभाषा जो आपकी जबान है वो बोलते हैं, एक घर की भाषा हो गई यानी कि जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे बिहार में है तो मातृभाषा आप अगर भोजपुरी बोलते हैं भोजपुरी, और घर की भाषा समझिए कि आप हिंदी बोलते हैं, और तीसरी भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, यानी आप जो अंग्रेजी अधिगम करते हैं वो क्या हो जाएगा आपका जो है क्षेत्रीय भाषा है। तो ये है सेहलसानी भाषा, क्या कहेंगे इसको, सेहलसानी भाषा या सेहलसानी जबान उसको कह लीजिए। चलिए सवाल नंबर हम 115 पे चलेंगे। एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है, शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति के किस रूप में जाना जाता है, इसको किस रूप में, यानी कि कोई अध्यापिका बच्चों को कहती है, कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों को कहती है कि वो भी इस कहानी को अपने भाषा में सुनाए, तो ये बहुभाषिक नीति कहेगा, बहुभाषा शिक्षण कहेगा, ये भाषा अर्जन कहेगा या परभाषा व्यवहार कहेगा। तो ये क्या कहलाया जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, परभाषा व्यवहार कहलाएगा। अब देखेंगे हम परभाषा व्यवहार किसे कहते हैं, परभाषा व्यवहार क्यों कहलाएगा। बच्चे किसी क्लास में आप गए और वहां बच्चों को कोई कहानी सुनाती है, और कहानी सुनाने के बाद आप बच्चे से कहते हैं कि आप जो है अपने क्लास में उसी कहानी को जो मैं आपको सुनाया हूं या सुनाई हूं, आप उसको क्या कीजिए अपने भाषा में सुनाइए, क्या कीजिए आप उसको अपने भाषा में सुनाइए। तो एक भाषा पर भाषा का मतलब हुआ एक भाषा से दूसरे भाषा का मिश्रण करना, इसी को क्या कहते हैं, परभाषा। ट्रांसलैंग्वेजिंग, ट्रांसलैंग्वेजिंग इसको इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में वही कहते हैं उसको, एक भाषा का दूसरे भाषा से, एक जबान का दूसरी जबान का मिश्रण कर देना। यानी बच्चे को आपने उर्दू में सिखाया या हिंदी में कहानी सुनाई, वो अपने भाषा में सुना रहा है, तो क्या कर रहा है, जबान का मिश्रण कर रहा है। चलिए 115 सवाल देख लिया, सवाल नंबर 116 पे चलेंगे। कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम किसी स्थान में दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। जैसे जानते होंगे आप अपने जो भी आपकी मादरी भाषा है आप वो बोल रहे हैं, आप उसी भाषा को 40 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के अगर सुनिएगा तो उसमें थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो ये प्राकृतिक है, ये कुदरती कानून है कि जबान चेंज हो जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम किस रूप में जाना जाएगा,
यानी दोनों का तो मलयालम ही बोल रहा है, लेकिन दोनों के बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको क्या कहेंगे, मलयालम की क्षेत्रीय बोली या मलयालम की सामाजिक बोली। ये दो भिन्न भाषा है, मलयालम के दो प्रकार हैं, तो ये कट जाएगा। ये दोनों भिन्न भाषा नहीं है, एक ही भाषा है, क्योंकि मलयालम के दो प्रकार, ये दो प्रकार नहीं है, एक ही भाषा है, तो ये दोनों कट गए। मलयालम की क्षेत्रीय बोली, ये क्षेत्रीय बोली नहीं बल्कि मलयालम की सामाजिक बोली। एक समाज है मलयालम, थोड़ी दूर पर है तो वो कुछ और बोला, दूसरा समाज वही बोला लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 116 का सही आंसर जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हम 117 पे चलेंगे। आंतरिक भाषा पहचान क्या है, अंतर्भाषिक पहचान क्या है, अंतर्भाषिक पहचान क्या है। तो देखेंगे शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान असमान होते हैं। नंबर 2, शिक्षार्थी का यह निर्णय की सहजता भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। देखिए, और तीसरा देखेंगे ऑप्शन, शिक्षार्थी की यह समझ की विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार सम आश्वासन है। चौथा देखेंगे शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजता भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। तो देखेंगे 117 का सही जवाब, हम सही जवाब पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। हम बोलते हैं कि आप लोग भी जो है ना हमसे पहले जवाब कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। चलिए, तो क्या है अंतर्भाषिक पहचान, क्या है अंतर्भाषिक पहचान, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट जजेस। शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजता भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगर 3 देखेंगे तो निर्णय सहजता में, भाषा में, लक्ष्य भाषा में असमान, असमान आने के बाद ये ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद देखेंगे अवरोध, अवरोध आएगा भाषा सीखने में, नहीं आएगा तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपको सम आश्वासन, ये भी आपको क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमें 118 देखेंगे। नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। क्या किया गया, बच्चे को जो है शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूह में करने के लिए कुछ काम दिया गया, अधिगम कार्य दिया गया। और शब्द संपदा के निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और क्या शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। तो क्या हो जाएगा इसका, शब्द समूह, समूह शब्दावली, शब्द जाल और थीम आधारित शब्दावली। तो इसका राइट आंसर शब्द समूह कट जाएगा, क्योंकि अब शब्द समूह के लिए पता नहीं है शिक्षण अधिगम कार्य किस लिए दिया गया है कि समूहों में करने के लिए पता लगाएगी शब्द संपदा निम्नलिखित शब्दों में से संबंधित शब्द वाक्य का, क्यों वाक्यों का पता लगाइए। तो ये वाक्य जो है ये कट जाएगा। समूह शब्दावली ये भी कट जाएगा। अब शब्द जाल ये भी कट जाएगा। ये क्या है, थीम आधारित शब्दावली है, थीम आधारित शब्दावली है। थीम जानते होंगे, यानी किसी फोटो के द्वारा, कोई जो है फोटोग्राफ के द्वारा जो है हम बच्चों को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो थीम आधारित शब्दावली कहलाती है। जैसे कि हम बच्चों को क्लासरूम में एजुकेशन लिख दिए, क्या लिख दिया हम, तालीम लिख दिया या शिक्षण लिख दिए, और उस पर हम एजुकेशन भी का बोर्ड चिपका दे रहे हैं एक थीम, और एक थीम जो है आप क्या चिपका दे रहे हैं, तालीम का चिपका दे रहे हैं। तो उससे बच्चा क्या समझेंगे कि जिसको हम शिक्षण कहते हैं या शिक्षा कहते हैं हिंदी में, उसी को उर्दू में तालीम कहते हैं, उसी को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। चलिए हम सवाल नंबर 119 पे चलेंगे। कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों यानी पेयर्स में, जोड़ों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है। क्या करवा रही, कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वो मूल कहानी अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे, इस गतिविधि को, यानी कोई कहानी क्लासरूम में हम बच्चे को दे दिए हैं और उसको क्या दो उसमें जोड़ी बना दिए, उसमें से एक बच्चा पढ़ रहा है तो दूसरा उसको लिख रहा है, फिर दूसरा उसको पढ़ता है तो फिर दूसरा उसको लिखता है। तो ये इस तरह का हम कार्य बच्चों को क्लासरूम में दिए। तो ये कार्य क्या कहलाता है, किस विधि के द्वारा ये कार्य जो है बच्चों से कराया जाता है। देखेंगे पारस्परिक श्रवण और वाक्य श्रुतलेख
और पारस्परिक श्रुतलेख और पारस्परिक लेखन। पारस्परिक श्रुतलेख कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा कि बच्चा पढ़ रहा दूसरा लिख रहा, फिर एक पढ़ रहा फिर दूसरा लिख रहा है, तो ये पारस्परिक श्रुतलेख कहलाएगा, पारस्परिक श्रुतलेख कहलाएगा। तो चलिए ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा और पारस्परिक श्रुतलेख जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सवाल हम 100 लास्ट आज के क्लास के लास्ट सवाल पर हम आ गए हैं। तो आज 120 सवाल पर हम पहुंचे हैं। इसका जवाब आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, लेकिन इससे पहले मैं आखिरी सवाल से पहले आपको जो पहले मैं शेर सुनाया था उसका मतलब सुना देना चाहता हूँ। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी तो देख मैं क्या चाहता हूँ। ए सीटेट मैं तुझसे नंबर चाहता हूँ, तुझसे क्या चाहता हूँ, नंबर चाहता हूँ, इसलिए तू मेरी समझ में आसानी से आ जा। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। जब मेहनत करेंगे ना ये सीटेट आपके कदमों में आकर कहेगा सर बोलिए कितना नंबर चाहिए, तो आप थोड़ी सी मेहनत कीजिए। आप जो है थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं बचा है, सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 2 महीने भी नहीं, 1.5 महीने बचे हैं। 1.5 महीने में आप जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ज्ञान पर प्राप्त कर पाए, हासिल कर पाए, इसके लिए थोड़ा स्ट्रेटेजी बनाइए और अपने आप को जो है थोड़ा सा तमाम कामों से फ्री करके पढ़ाई के लिए मुख्तस कर लीजिए। पढ़ाई के लिए अपने आप को फ्री कर लीजिए और सिर्फ पढ़िए। आप पहले जो है 2 घंटा पढ़ते थे तो आप 4 घंटा पढ़िए, पहले 4 घंटा पढ़ते थे तो आप 8 कर दीजिए। सीटेट इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं, और आप जैसे पढ़ने वालों के लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं, लेकिन आप पढ़िएगा तब आसान होगा, नहीं पढ़िएगा तो आपके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता चला जाएगा। तो सवाल नंबर आज के प्रश्न पे 120 प्रश्न के जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। जवाब दीजिएगा तो देख लीजिएगा सही नहीं है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, संकेत भाषा व्याकरण नहीं होती है, संकेत भाषा में व्याकरण होती है, संकेत भाषा में के बहुत से प्रकार होते हैं। तो इसका आंसर आप हमको लास्ट में देंगे। तो अगर आज की क्लासेस ये आपको अच्छी लग रही है मेरे दोस्तों, तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को कहिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और खुद भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस पेपर के अगले क्वेश्चन के साथ। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।